नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल तैयारी तक पे। आज अपन देखेंगे जो अपनी सीरीज चल रही है जीके 1000 क्वेश्चन। उसमें देखो अपने पहले हिस्ट्री देखी है, उसके बाद में दूसरी क्लास थी अपनी ज्योग्राफी की, आज तीसरी क्लास है पॉलिटी की। पॉलिटी के बाद में वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ऐसे अपना क्रम चलता रहेगा। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर लास्ट तक देखोगे तो मुझे पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं कौन सी। तो देखो, ये जैसे ही क्वेश्चन, आजकल का टाइम ऐसा है कि कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं देता है। तो देखो, प्रांतीय स्वशासन है, आपको ये कूट का चयन करना है, लेकिन आप कूट का चयन करोगे उससे पहले मैं एक बार इसके बारे में बता दूं। जैसे 1935 है तो मैं 1935 के बारे में सारा ही यहाँ बता दूंगा, तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर आप कोई सा भी एग्जाम दो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो अपन देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 यह एक व्यापक, लंबा व जटिल अधिनियम था। यानी जितने भी अधिनियम बने उसमें सबसे बड़ा अधिनियम या जटिल अधिनियम कौन सा था, तो वो ये 1935 था। तो आपको लिखना है कि यह व्यापक और जटिल अधिनियम था। यानी व्यापक, लंबा व जटिल अधिनियम था। और इसमें 321 तो अनुच्छेद थे, 321 आर्टिकल, 321 आर्टिकल और 451 इसमें धाराएं थी, 451 इसमें धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। आपको लिख लेना है। देखो, ये व्यापक, लंबा वह जटिल अधिनियम था। इसमें 321 अनुच्छेद, 451 धाराएं व 10 अनुसूचियां थी। और इसकी विशेषताएं आपको देखनी है, तो आपको पॉइंट डालना है विशेषताएं। और ये आराम से देखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। पूरा टॉपिक ही आपको यहाँ कवर करना है। और जैसे मेरी क्लासें हैं, आप देख लो, आज 30-30 मिनट की क्लासेज हैं। और आप आरपीएफ का जिस दिन भी पेपर दे के आओ, उस दिन मेरे एक वीडियो पर कमेंट कर देना आप। अगर आप पूरी क्लासें देखोगे तो आप काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एज इट इज मिलेंगे। तो विशेषताएं हैं, तो पहली विशेषताएं देख लेते हैं इसमें कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इसके तहत पहली विशेषताएं हैं अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किसके तहत की गई, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगली विशेषताएं है कि प्रांतीय स्वायत्तता या प्रांतों को स्वायत्तता या प्रांतीय शासन। ये 3 पॉइंट ध्यान रखना आप। प्रांतीय स्वायत्तता, या इसे ही बोला जाता है प्रांतों को स्वायत्तता, इसे ही बोला जाता है प्रांतों को स्वायत्तता, या प्रांतीय स्वशासन, इसे ही बोला जाता है प्रांतीय स्वशासन। प्रांतीय स्वशासन यानी प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों को स्वायत्तता या प्रांतीय स्वशासन। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की गई, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की गई और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। प्रांतों में खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, ये ध्यान रखना। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके कहाँ स्थापित किया गया, केंद्र में स्थापित किया गया। इसके तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके तहत देखो, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, केंद्र में लगाया गया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, प्रांतों में स्वायत्तता, प्रांतों को स्वायत्तता या प्रांतीय स्वशासन स्थापित किया गया। इसके तहत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, यानी आरबीआई की स्थापना की गई। इसी के तहत आरबीआई की स्थापना की गई।
चलो, इसी के तहत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। इसके तहत केंद्र व राज्यों के मध्य ये कौन सी है शक्तियाँ? वही संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया इसके तहत। चलो, भारत परिषद की समाप्ति की गई, यानी भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इसके तहत क्या हुआ? भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद को समाप्त, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। भारत परिषद को समाप्त, ये सारे के सारे पॉइंट लिखने हैं आपको। कैसे लिखना है? अपने नोटबुक में एक छोटी सी नोटबुक रखो, उसमें जो काम के क्वेश्चन है वो लिखने। तो आपको पॉइंट डालना है ऐसे कि 1935, फिर इसके बारे में लिख देना, इसकी विशेषताएं, ठीक है। 1909 पढ़ो तो 1909 के बता देना, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का विस्तार किया गया, इसके तहत ही क्या हुआ? एक पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट लिखना है सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का विस्तार। सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का विस्तार किया गया और आरक्षण व सुरक्षा का प्रावधान किया गया। आरक्षण व सुरक्षा का प्रावधान किया गया, ठीक है। ये अपन ने इसकी विशेषताएं देखी। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या पूछता है? प्रांतीय स्वशासन बिल्कुल सही है। प्रांतों में द्वैध शासन सही है क्या? नहीं, इसमें तो क्या हुआ था? समाप्त किया गया था। अखिल भारतीय संघ, ये रहा अखिल भारतीय संघ, तो ये भी सही हो जाएगा। भारत परिषद की समाप्ति, भारत परिषद की समाप्ति ये हो गया, मतलब ये भी सही है। तो इसमें क्या पूछा है कि कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन सा है? 1, 3 और 4। 1, 3, 4 किसमें है? 1, 3, 4 है केवल सी में। तो 1, 3, 4 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। चलो आगे देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की एक परिषद में एक विधि सदस्यों की अभिवृद्धि हुई है? क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, लेकिन जैसे मैं समझाऊंगा आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, इसको समझने के लिए चलते हैं अपन। आ जाओ, पॉइंट डालना है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, और इसमें अपन देखेंगे तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके। पहले देखते हैं, तो देखो इसमें क्या हुआ? कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। तो ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है। तो ये पॉइंट डालना है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त, शॉर्ट में लिखा रहा हूँ मैं, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे, ठीक है। किस अधिनियम के तहत? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? तो आप बताओगे 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। फिर बात करते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है? तो वह 1833 का चार्टर एक्ट। 2 क्वेश्चन आपको मिल गए। तीसरा है, और ये जो पूछा गया है वो तीसरा क्वेश्चन है, इतना शानदार क्वेश्चन है, देखना एक बार, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके। देखना, चलते हैं 1834 की तरफ। एक्ट तो यही है 33 का, यहाँ एक्ट में गड़बड़ मत कर देना। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में
एक आयोग का गठन किया गया था। अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? तो आप बताओगे 1834 में। किसकी अध्यक्षता में? प्रथम विधि आयोग, इसकी अध्यक्षता में लॉर्ड मैकाले। आयोग का गठन आप पूरा लिख लेना कि प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। और इसके तहत देखो, प्रथम विधि आयोग के तहत ब्रिटिश भारत में विधि बनाने का अधिकार, यानी ब्रिटिश भारत में विधि बनाने का अधिकार, विधि का मतलब है कानून बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्यीय परिषद को दिया गया। गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्यीय परिषद को दिया गया। 4 सदस्यीय परिषद को दिया गया। और इन 4 परिषद सदस्यों में से एक विधि सदस्य शामिल किया गया। इन 4 में एक विधि सदस्य को शामिल करने का प्रावधान किया गया। एक विधि सदस्य को शामिल करने का प्रावधान किया गया। अब देखो, ये सारा मैटर मैंने यहाँ लिख दिया है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बिल्कुल कैसे सही होता है, देखो, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद होगी ये वाली, एक विधि सदस्य की अभिवर्धि, बात वही है, एक विधि सदस्य को जोड़ने की, यह इसका प्रावधान, अभिवर्धि हुई है। तो अपन चलते हैं, कौन से एक्ट पढ़ रहे हैं? 1833 में। 19 में हुई क्या? नहीं हुई। 35 में बिल्कुल भी नहीं, बात ही नहीं हुई 35 में। 61 में भी नहीं हुई। चार्टर अधिनियम 1833 में हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। क्या बात हुई है कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। उसमें ब्रिटिश भारत में विधि बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल और 4 सदस्य परिषद को दिया गया। और उन 4 लोग, यानी एक तो गवर्नर जनरल होगा और बच गए जो 4 हैं, उसमें एक विधि सदस्य को शामिल करने का प्रावधान किया गया। तो एक विधि सदस्य की अभिवर्धि हो गई यहाँ कौन से आर्टिकल में, सॉरी कौन से एक्ट में? 1833 में। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आपको ये भी ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, टोटल सदस्य पूछ ले तो 4 तो परिषद में और 1 गवर्नर, तो टोटल कितने हो गए? 5 हो जाएंगे। ये भी ध्यान रखना। एक ये पूछा जा सकता है, प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड मैकाले की। कब किया गया? 1834 में। ये भी ध्यान रखना। और 2 ये पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है ही है इसमें, तो ये भी ध्यान रखना। तो पूरा लिख लेना आपको। चलो आगे चलते हैं अपन। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, आप तो केवल ऐसे लिखा करो 1833 का चार्टर एक्ट, फिर इसको पॉइंट बना के वही प्लस का साइन डाल के लिख लेना आपको। भाई इसमें इसकी विशेषताएं लिखनी है। अब बात करते हैं अपन अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित निर्देशों के दस्तावेज यानी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन भारत के संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किया गया? तो ये बताना, मौलिक अधिकार के रूप में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का परिमाण और भारत सरकार की कार्यवाही का संचालन। तो देखो इसका आंसर तो हो जाएगा भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी ऑप्शन 20। तो इसमें देखते हैं अपन, तो इसमें क्या किया गया था? तो 1935 में एक उल्लेख किया गया था और उसमें नीति निर्देशक तत्वों का जो सिद्धांत था उसको कहा गया था निर्देशों का उपकरण। ये ध्यान रखना, यानी इसका हिंदी में हो जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बोला जाता है निर्देशों का उपकरण, ये नाम था उस जगह, निर्देशों का उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। लेकिन 1950 में क्या हुआ? इसका नाम दे दिया गया था नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो आगे चलते हैं अपन।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1909, 19 या 1861 में या 1862 में। तो इस क्वेश्चन को क्या आंसर देखने से पहले अपन डिस्कशन कर लेते हैं। पहला ही ऑप्शन है 1909 का अधिनियम। तो आपको पॉइंट वही डालने हैं, पहले भी डाला था अपन ने, पॉइंट डालना है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम आपको पूरा लिखना है, भारत परिषद अधिनियम। और इसे ही बोला जाता है मार्ले मिंटो अधिनियम, इसे ही बोला जाता है मार्ले मिंटो अधिनियम। ये मार्ले मिंटो अधिनियम है, यह आपको अच्छे से देखना है। वही बात है उसमें 35 वाले की जैसे ही 1935 का और 1919 का और 1909 का, ये सारा ध्यान रखना है। तो इसमें क्या हुआ, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व का बंद किया गया। यानी पहली बार, पॉइंट लिखना है, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए प्रत्यक्ष यानी अलग से व्यवस्था, प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। यानी कि अलग से चुनाव लड़ने की व्यवस्था की गई, सीधी सीधी देसी भाषा में बात करें तो। और उपबंध किया गया। और सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सांप्रदायिक की यह व्यवस्था किसने करी थी? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया? तो देखो 1935 देख लिया, 9 देख लिया, अब देखते हैं अपन 1919 अधिनियम। 1919 अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1919, और इसे ही कहा जाता है मॉन्टेग्यू। आप शॉर्ट में लिख लेना, भारत शासन अधिनियम 1919, और इससे बोला जाता है मॉन्टेग्यू, इसे बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और देखो पहली बात तो मैं बता दूं, ये इसका नाम चेम्सफोर्ड अधिनियम क्यों बना? तो मॉन्टेग्यू तो था इस समय भारत का राज्य सचिव, भारत का राज्य सचिव। मॉन्टेग्यू तो क्या था? भारत का राज्य सचिव। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें कथनों वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, वहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे। और मॉन्टेग्यू तो ये था। चेम्सफोर्ड कौन था? तो चेम्सफोर्ड भारत का गवर्नर जनरल था। तो ये था भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। तो आप समझ गए होंगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसका नाम क्यों पड़ा। तो ये तो गवर्नर जनरल और ये भारत का राज्य सचिव था। अब इसकी विशेषताएं बहुत पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, केंद्र में, ये पॉइंट बहुत अच्छा है भाई, पॉइंट लिखना है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। ठीक है, द्विसदनात्मक विधायिका होती कौन सी थी? तो मैं बता दूं आपको। एक तो होती थी केंद्रीय विधानसभा,
केंद्रीय विधानसभा, आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। केंद्रीय विधानसभा, और दूसरी होती थी वह है राज्य परिषद। दूसरी क्या थी? वो थी राज्य परिषद। दूसरी थी वो थी राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा और दूसरी राज्य परिषद। फिर बात करते हैं दूसरी, अगली विशेषता क्या है, तो देखो अपन ने आगे देखा है था प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन लगाया कब गया था? 1919 में। और समाप्त कब किया? 1935 में। और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 में। यहाँ लगी, ये तो लिखाया हुआ मेरा, प्रांतों में द्वैध शासन पॉइंट लिखना है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रांतों में जो द्वैध शासन लगाया गया था उसका जनक कौन था, तो इसका जनक आपसे पूछे तो वो था लियोनस कार्टियस। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक था लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस ये प्रांतों में द्वैध शासन का जनक था। अब देखो इसमें 2-3 पॉइंट मैं बता दूं आपको, नीचे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे चलो, इसका नीचे वाला का ये, यहाँ पे देखो, यहाँ लिखना है सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, सेवा आयोग का गठन, ये लिख लेना आप। फिर है पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। पहली बार यानी केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। किस अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया? तो आप बताओगे वो है 1919 का भारत शासन अधिनियम। ये तो होगी बात। अब बात करते हैं 1919 के तहत, 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का 19 के द्वारा भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया। अब बताओ आप, देखिए कौन सा सही होगा इसमें। महिलाओं को मत देने का अधिकार 1858 बिल्कुल नहीं होगा, 1909 नहीं होगा, 1935 नहीं होगा, 1919 हो जाएगा। 1919 में मैंने अभी लिखा है। और क्या हुआ? तो केंद्रीय यानी लोक सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर मिल गया। अगली बात करते हैं अपन कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था की गई। अब बताओ भाई, अभी देखा था मैंने, बताया आपको 1909 में नहीं, 1919 में बिल्कुल भी नहीं, 1935 में बिल्कुल, 1935 में ही शक्तियों का बंटवारा किया गया था। और वो कौन कौन सी शक्तियाँ थी? तो देखो, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ये सारे विषय अब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। अब चलते हैं निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अभी मैंने बताया आपको, जस्ट ही बताया अभी कि बताओ कौन सा सही नहीं है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू हुआ था, बिल्कुल ये नहीं लिखा है तो, लेकिन ये तो सही है। यह अधिनियम पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव, बिल्कुल देखो मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे क्या? बिल्कुल थे। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय, बिल्कुल भारत के वायसराय हो या गवर्नर जनरल, एक ही बात है, तो ये भी सही है। केंद्रीय व प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया। देखो ये हो गया। और ये पार्लियामेंटो नहीं है, ये कौन सा है? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। तो ये कथन असत्य हो जाएगा, तो ये सही हो गया, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। भारतीय परिषद 1861 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1862 में, भारतीय शासन अधिनियम 1919 में, या भारतीय शासन अधिनियम 1935 में। तो ये आपको बताना है कि प्रांतों में द्वैध शासन। तो प्रांतों में द्वैध शासन, देखो प्रांतों में द्वैध शासन की अपन बात करें, प्रांतों में द्वैध शासन की बात करें तो ये सही हो जाएगा, प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन देखें तो ये हो जाएगा। और केंद्र में द्वैध शासन करें तो ये हो जाएगा, केंद्र में द्वैध शासन। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन ये हो जाएगा। अब बात करते हैं 1861 में। तो यहाँ ध्यान रखना, लॉर्ड कैनिंग ने इस अधिनियम के तहत, लॉर्ड कैनिंग ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। किस अधिनियम के तहत? 1861 में। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। अब 1862 की जगह आप ध्यान रखना 1876 पढ़ना, 1876 में। 1876 का नाम है शाही उपाधि अधिनियम। तो ये मैं नीचे लिखा देता हूँ आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन, ऑप्शन सी का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं, एक बार ये आप पॉइंट नोट कर लेना, 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम। और इसमें देखना कि इसके तहत 28 अप्रैल 1876 को ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा, ये पूरा लिखना, मैं पूरा लिख देता हूँ, एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया, भारत की साम्राज्ञी घोषित किया। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा है, किस अधिनियम पूछा है? 1876। तो ये ध्यान है। ये लिख लेना, ये वेरी मोस्ट है। अगले वीडियो में अपन देखेंगे वही हिस्ट्री के क्वेश्चन और इसकी भी व्याख्या करेंगे, एक एक पॉइंट जो काम के वही अपन देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।